हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 4 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर मई 2022 तक यानी कि पिछले 5 महीने में उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। यह जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, वीडियो सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का रामबाण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच दिव्य विकासी यात्रा ट्रेन चलाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच दिव्य विकासी यात्रा ट्रेन चलाई गई है, जो कि एक स्पेशल ट्रेन है जिसका उद्देश्य है बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा बनारस के अन्य तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन तथा भ्रमण कराना है। यहाँ पर बात की गई है बनारस की, तो बनारस से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। बनारस में ही डीजल रेल इंजन कारखाना था जिसका अब नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया बनारस रेल इंजन कारखाना, जहां पर रेलवे के इंजनों का निर्माण किया जाता है। बनारस जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बनारस वही स्थान है जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पंडित बिरजू महाराज जो कि एक मशहूर कथक डांसर थे। इनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो कि एक शास्त्रीय कथक नर्तक थे, इनका संबंध किस घराने से था? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध था लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से। पंडित बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज तथा इनके पिताजी अच्छन महाराज भी भारत के एक मशहूर शास्त्रीय कथक नर्तक थे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 9। ये 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो कि केरल का है, कथक जो कि उत्तर भारत तथा उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 6। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना के द्वारा लॉन्च की गई है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोलने का निर्णय लिया है जो कि नई दिल्ली में खोली जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी यानी कि रेसलिंग अकेदमी खोलने का निर्णय लिया है जो कि नई दिल्ली में खोली जाएगी। यहाँ पर बात की गई है पैरा बैडमिंटन की, तो अब आपको बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुभाष यथिराज ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। सुभाष यथिराज जो कि आईएएस अधिकारी हैं, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। सुभाष यथिराज का संबंध बैडमिंटन से है। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप तथा थॉमस कप दोनों बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेम लेवल की प्रतियोगिताएं हैं। बस फर्क इतना है कि जो उबेर कप है ये महिलाओं की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है।
उबेर कप 2021 को चीन देश ने जीत लिया है, जबकि थॉमस कप 2021 को इंडोनेशिया देश ने जीत लिया है। अगला भी क्वेश्चन बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रकाश पादुकोण को। अगला भी क्वेश्चन बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन को। विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क देश के फुटबॉल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि महिलाओं में ताई जू इंग को चुना गया जो कि चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है मलेशिया के कोलालमपुर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। 2030 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होगा। 2025 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला भी क्वेश्चन बैडमिंटन से रिलेटेड है। तस्नीम मीर नामक जो खिलाड़ी हैं, इनकी नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर होगा बैडमिंटन से। हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? प्रमोद भगत तथा कृष्णा नागर। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि हाल ही में यूपी SSC जेईई की परीक्षा में पूछा गया है पिछले 15 दिन पहले। क्वेश्चन क्या है? 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। नंदू नाटेकर वही खिलाड़ी हैं जिनको 1961 में स्थापित भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा गया था कि नंदू नाटेकर जो कि बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे, इनको पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यह जो पहला पुरस्कार है किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1961 में। अब आपको 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नजोमी ओकुहारा जो कि जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि इसी से मिलता जुलता नाम है नाओमी ओसाका जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ आपको प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के भी नाम याद रखने, जैसे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत कितांबी, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गट्टा, प्रकाश पादुकोण। ये सभी भारत के वर्तमान में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। आपको इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में AK-203 असाल्ट राइफल्स बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ 5,124 करोड़ रुपए की डील की है? तो जो AK-20 असाल्ट राइफल है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर एक फैक्ट्री भी लगाई गई है। यहाँ पर 6 लाख से अधिक AK-203 असाल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है रूस की, और वर्तमान में आप सभी को पता है दुनिया में सबसे चर्चित देश है रूस और यूक्रेन। तो अब आपको रूस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रूस देश में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रूस देश ने। जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत है, ये दुनिया की सबसे परमाणु शक्तिशाली मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने लक्ष्य को भेज सकती है, और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 18,000 किलोमीटर। रूस ने ही जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु के लिए आर्कटिका M1 उपग्रह को लॉन्च किया है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो कि 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल।
भारत ने S-400 लॉन्ग एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है रूस देश से, और इसका जो पहला खेप है भारत को मिल चुका है, और भारत ने S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, रूस के रॉकेट का नाम है सोयूज। अगला क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड है, विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहली बार लॉन्च किया? तो इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 4 अक्टूबर 1947 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है यूरी गागरिन, जो कि एक रूसी नागरिक था, जो कि 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर देश में गुलाल और रंग की सबसे बड़ी मंडी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का हाथरस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में आयोजित 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए स्वर्ण पदक। जो निशानेबाज सौरभ चौधरी हैं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सौरभ चौधरी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर होगा मेरठ जिले से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी प्रतियोगिता को गवर्न करने के लिए जो बॉडी है, इसका नाम है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिक शहर में है। अब आपको पैरा ओलंपिक शूटिंग से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, अवनी लेखरा, जिन्होंने पैरालंपिक शूटिंग में 2 मेडल जीता, एक गोल्ड मेडल तथा एक ब्रॉन्ज मेडल। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, जबकि टोक्यो पैरालंपिक प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी लेखरा को इस साल कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे 2021 का खेल रत्न अवार्ड, जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अवनी लेखरा को यंग इंडियन ऑफ द ईयर GQ इंडिया के द्वारा भी अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा को 2022 का पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया। अवनी लेखरा को 2022 का पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल भी चुना गया है। अवनी लेखरा को BBC इंडियन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2021 से भी पुरस्कृत किया गया। तो ये सारे पुरस्कार अवनी लेखरा को दिया गया है, जो कि पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित हैं। अब आपको कुछ भारतीय निशानेबाज खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में उन्हीं खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं जो कि कम न्यूज में रहते हैं। कभी भी परीक्षा में क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम नहीं पूछा जाता है। तो ये हैं कुछ भारतीय निशानेबाज यानी कि शूटिंग प्लेयर, जैसे मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, हिना संधू, अपूर्वी चंदेला, गगन नारंग, राही सरनोबत, वर्षा बर्मन, रवि चौधरी जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, जीतू राय जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, शहजाद रिजवी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का दूसरा दूरदर्शन यानी कि DD अर्थ स्टेशन बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो दूसरा दूरदर्शन DD स्टेशन है, ये गोरखपुर शहर में स्थापित किया गया है, जबकि पहला है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब आपको गोरखपुर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थापित किया गया है, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। गोरखपुर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो उत्पाद है, ये है टेराकोटा। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन भी गोरखपुर से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम हो गया है चौरी चौरा कार्यवाही। ये क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर अब हो गया है चौरी चौरा क्रांति। चौरी चौरा कांड जिसका अब नया नाम हो गया चौरी चौरा क्रांति 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। उस भिड़ंत में प्रदर्शनकारियों ने
जबरदस्त हो हल्ला किया, जिसकी वजह से 3 नागरिक तथा 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है चौरी चौरा कांड, जिसका अब नया नाम हो गया चौरी चौरा क्रांति, ये कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर होगा गोरखपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला स्मॉग टावर यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा दिल्ली में। जबकि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश का पहला नोएडा में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती यानी कि रेसलिंग पहलवानी को 2032 तक गोद यानी कि स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2032 तक भारतीय कुश्ती यानी कि रेसलिंग को स्पॉन्सर करेगी, गोद लिया है। इसी प्रकार से उड़ीसा सरकार ने अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर बात की गई है कुश्ती यानी कि रेसलिंग की, तो अब आपको कुश्ती यानी कि रेसलिंग पहलवानी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी नई दिल्ली में स्थापित करेगी। अब आपको कुश्ती से रिलेटेड 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता था। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रवि कुमार दहिया जिन्होंने रजत पदक जीता था कुश्ती में, बजरंग पुनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। अब हम टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक जीता। इन 7 पदक में 1 है स्वर्ण पदक, 2 हैं रजत पदक और 4 हैं कांस्य पदक। कैसे याद रखना है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 4 बराबर हो गया 7। तो आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक जीता और भारत की रैंक थी 48, यानी कि भारत ने 48वां स्थान टोक्यो ओलंपिक 2020 में हासिल किया। ये 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं इनका नाम याद रखना जिन्होंने पदक जीता है। सबसे पहले नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में। साइखोम मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन यानी कि 49 किलोग्राम कैटेगरी में। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता कुश्ती में। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता कुश्ती में। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में। लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता जर्मनी को हराकर। तो ये हैं 6 खिलाड़ी तथा एक टीम जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीता है। अब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेट के परीक्षा में पूछा गया था। यदि आपके पास पेट परीक्षा का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है तो आप मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? भारतीय ध्वजवाहक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह। जबकि समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे बजरंग पुनिया। यदि बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक की तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में थे टेकचंद, जबकि भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में थे अवनी लेखरा। यदि आपके पास पेट परीक्षा का सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में टोक्यो पैरालंपिक में, जिसका राइट आंसर था टेकचंद। यदि बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक की तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल जीता, जिसमें से 6 हैं ब्रॉन्ज, 8 हैं सिल्वर, 5 हैं गोल्ड। भारत की रैंक थी 24, यानी कि ओलंपिक की जस्ट डबल थी, पैरालंपिक में जस्ट आधी थी 24। अब आपको इन 5 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? कृष्णा नागर जिन्होंने बैडमिंटन में,
बैडमिंटन में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, अवनी लेखा ने निशानेबाजी में, मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक कैटेगरी में। जो ओलंपिक होती हैं उसके जस्ट एक हफ्ते बाद उसी शहर में पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स किसे कहा जाता है, तो पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है लुडविन गुटमैन को। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1960 में, जबकि आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, नॉर्मल खेल हैं, इनकी शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इसके 4 साल बाद इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। यदि बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है और इसके 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नोएडा शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है, जहां पर मोबाइल फोन, टीवी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब आपको नोएडा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जो नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। जब ये नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा, उस समय भारत का सबसे बड़ा तथा देश का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर में देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये जो है भारतीय विरासत संस्थान, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित किया जाएगा, जहां पर कला, पुरातत्व, पांडुलिपि विज्ञान के इतिहास में परिस्नातक तथा पीएचडी कार्यक्रम की पढ़ाई होगी। इसका जो निर्माण है भारतीय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन भी नोएडा से ही रिलेटेड है। आइकिया ने अपना पहला शॉपिंग मॉल भारत में कहां पर खोलने का निर्णय लिया है, तो आइकिया कंपनी का पहला शॉपिंग मॉल उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में खोला जाएगा। आइकिया क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू फर्नीचर बेचने वाली स्वीडिश कंपनी है आइकिया। तो आपको याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तर होगा नोएडा में। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेदर सिटी किसे कहते हैं, तो लेदर सिटी कहते हैं कानपुर में। और भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क भी कानपुर शहर में ही स्थापित किया जाएगा, क्योंकि कानपुर भारत का जो सबसे ज़्यादा चमड़ा है यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क यानी कि चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर होगा कानपुर शहर में। कानपुर शहर के रमईपुर नामक स्थान पर यह जो पार्क है प्रस्तावित है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर होगा चेन्नई, तमिलनाडु में। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और इसी से मिलता जुलता नाम है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, जबकि गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कानपुर के नाम से 2 जिले हैं, एक है कानपुर नगर जिसको हम सिंपली कानपुर के नाम से जानते हैं, दूसरा है कानपुर देहात। तो यदि आपके एग्जाम में कानपुर नगर या सिंपली कानपुर पूछा जाए, तो उत्तर होगा मतलब क्वेश्चन बात कर रहा है कानपुर जिले की। कानपुर नगर या सिंपली कानपुर जिले का जो एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला उत्पाद है, यह है चमड़ा उत्पाद, जबकि कानपुर देहात का एक जिला, एक योजना उत्पाद है एल्युमिनियम के बर्तन। कानपुर देहात जिले का मुख्यालय है अकबरपुर माती।
अगला क्वेश्चन है जो कि कानपुर से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसानों द्वारा उत्पादित किए गए जामुवंत नाम के जामुन किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूके, लंदन। अब आपको यहाँ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। नागालैंड राज्य की राजा मिर्च, जिसे किंग मिर्च या भूत जोकोलिया के नाम से जाना जाता है, पहली बार लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है। भागलपुर बिहार में का जो जर्दालू आम है, ये भी लंदन को भेजा गया है। काला नमक चावल जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पाया जाता है, इसको सिंगापुर देश में निर्यात किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में किया गया है। काला नमक चावल, जिसे बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, असम का लाल चावल, जिसे बाओ धान के नाम से जाना जाता है, अमेरिका देश को निर्यात किया गया है। काला चावल, जिसे हम चक हाओ के नाम से जानते हैं, ये मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम या झीनी चावल को महाराष्ट्र राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। काला घोड़ा महोत्सव जो है, ये हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ। मैजिक क्या है? मैंने YouTube कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है, जिसका 4000 लोगों ने उत्तर दिया। 4000 लोगों में 95% लोगों ने इसका आंसर दिया कटक, जबकि 4% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है हैदराबाद, यानी कि लगभग 38-3850 लोगों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है गलत दिया है। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके हाल ही में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया रमन मीनाक्षी सुंदरम को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है लास बानोस, मनीला, फिलीपींस में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यानी कि रीजनल क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस में। फिलीपींस गोल्डन राइस के रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो गोल्डन राइस है, इसमें सबसे ज़्यादा में विटामिन ए पाया जाता है, जिसमें विटामिन ए की मात्रा होती है 40%। हाइब्रिड चावल के जनक कहे जाने वाले युआन लांगपिंग, जो कि चीन देश से थे, इनका 2021 में निधन हो गया है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, जबकि नंबर 2 है उत्तर प्रदेश। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, गाजियाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।